हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आप लोगों जितने भी कमेंट्स आपके आते हैं वो फैसिनेटिंग कमेंट्स हैं। ऑन अ लाइटर नोट काफ़ी सारे लोगों ने एक कमेंट किया कि सर आप मुस्कुराते नहीं हो और आप ऐसा लगता है कि आपको देख के कि कभी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा नहीं। आपको हुआ क्या, आप इतने सीरियस क्यों रहते हो? तो यार अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आज की वीडियो की शुरुआत थोड़ा-सा ज़्यादा मुस्कुराऊँगा, आपको पूरे वीडियो में थोड़ा-सा मुस्कुराता हुआ दिखूँगा, ठीक है? जैसे कि अभी। ऐसा नहीं है यार, एक्चुअली क्या है कि मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ, तो वो बिना एडिट के बनाता हूँ। मतलब आपने देखा होगा कि मैं जब वीडियो की शुरू करता हूँ और आपको एंड तक आपको कहीं पे भी एडिटिंग नहीं दिखती होगी। तो एडिटिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, मैं एक फ्लो में होता हूँ। मेरे जो थॉट्स होते हैं, जो सिंक्रोनाइज़्ड वे में मैं बोलता हूँ। गलती है तो गलती है, वो मैं एडिट नहीं करता। मतलब अगर गलती है तो आपको पता लग जाएगा कि मैं फंबल कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कन्वर्सेशंस वही होती हैं जिसमें ऐसा लगे कि मैं और आप एक-दूसरे के सामने बैठे हैं। कन्वर्सेशन वही है जिसमें मेरी अच्छाइयाँ भी आपके सामने हो, गलतियाँ भी वैसी की वैसी आप एक्सेप्ट कर लो, है ना? अगर एडिटिंग से मैं अपनी गलतियों को हटा के अच्छाइयों को सामने लेके आऊँगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा, ऑर्गेनिक नहीं लगेगा और ना मेरा और आपका रिश्ता सच्चा रिश्ता बन पाएगा क्योंकि रिश्ता वही होता है जिसमें हम गलतियों को भी एक्सेप्ट करें, है ना? तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। पिछले वीडियोज़ पे जम के रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि पिछला जो वीडियो था, उसके अंदर एक थोड़ी-सी कमी ये रह गई कि बिटकॉइन को डेप्थ में समझने के लिए बिटकॉइन के कुछ नंबर्स क्रंचिंग होना बहुत ज़रूरी है, कि क्यों बिटकॉइन जो है एक स्प्रिंट नहीं है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ये फ़ोकस करने को कहा कि आपको प्राइस पे को चेज़ नहीं करना है। मैं बार-बार आपको ये बोल रहा था, प्राइस को चेज़ नहीं करना। लेकिन शायद मैंने कुछ ऐसे आपको नंबर क्रंचिंग अगर दिखाई होती कि क्यों प्राइस को क्रंच नहीं कर के पीछे नहीं पड़ना, आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, तो मेरा ये वाला जो वीडियो है, इसके अंदर आपको बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी कि अच्छा बड़ी पिक्चर क्या है? व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, है ना? हमेशा मैं आपको ये फ़ोकस करने को कहता हूँ कि बड़ी पिक्चर पे ध्यान दो। बड़ी पिक्चर को एक नंबर्स के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा आज का। ये समझ लीजिए कि आज तक का आपका बिटकॉइन के जितने भी आपने वीडियोज़ देखे हैं, प्रोबेबली ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ यार नहीं, ये आज कुछ सीखने को मिला, कुछ नंबर्स पता लगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लगा और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ट्रेडर के माइंडसेट से निकल के एक लंबी अवधि के लिए आपको इन्वेस्ट करने की माइंडसेट्स में आपको आना चाहिए। आपको ट्रेडिंग के माइंडसेट से निकलना चाहिए। बड़ी पिक्चर देखनी है। अभी क्योंकि इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुई, बिटकॉइन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है? क्या है वो नंबर्स? उन नंबर्स पे हम चलते हैं। मैं हमेशा की तरह स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक्चुअली में एक ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाई है, राइट? अगर इसको आप देख रहे हैं, तो इस पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन को मैंने नाम दिया है बिटकॉइन इज़ अ मैराथन एंड इट इज़ नॉट अ 100 मीटर डैश। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है? इसमें पहली स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हो कि 1959 से यूएस के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हर साल मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। मनी सप्लाई का मतलब है कि पीछे से जो मनी प्रिंटिंग है वो मशीन चालू है, मतलब पैसे जो है वो प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि मशीन तो अपनी है प्रिंटिंग की। तो आप देखो कि एक साल दर साल जो है कितना ज्यादा पैसा जो है वो प्रिंट हो रहा है। कुछ सालों में कम हुआ है, कुछ सालों में ज्यादा हुआ है। अगर हम 1960 में देखें तो 5% था। 1980 के दशक में अगर हम आए तो 10%, 9%, 0.3%, 4%, 2000 के बाद देखें तो 6%, 2001 में 10%, 2003 में 5%। फिगर आप नीचे जब आते हो 2020 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2020 में 25% जो है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और 2021 में 12%। टोटल जब से यूएस डॉलर 1960 से अगर हम देखें, इतने कई बीते कई सालों में, मतलब अगर हम बात करें तो 40 और 22 62 सालों के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा जो इंक्रीज था वो पिछले 2-3 सालों में हुआ। अगर तो हम बात करें 2020 में 25%, 2021 में 12%, 37% यूएस डॉलर प्रिंट हुआ है 2022 में, क्योंकि इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ गया। मनी प्रिंटिंग जब इतनी ज्यादा हुई, जब 37% यूएस डॉलर की जो है वो 2020 और 2021 में बढ़ा, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि 2021-22 में इन्फ्लेशन जो है वो
बढ़ने लगा। 2020 में कोविड आया, कोविड को मीट आउट करने के लिए जो सरकारों को बेस्ट स्ट्रैटेजी लगी, क्योंकि वहाँ $1800 के $1200 के पैसे क्रेडिट किए जा रहे थे अमेरिकन्स के अकाउंट में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मनी जब प्रिंटिंग करनी पड़ी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासकर यूएस के अंदर, वहाँ पे जब $1800 फ्री में कई महीने तक सिटीज़न्स के अकाउंट में डालने पड़े, और तो उसके अंदर जो मनी प्रिंटिंग जो करी, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप सबको देखने को मिल रहे हैं, राइट? और आफ्टर इफ़ेक्ट है क्या? अगर आप देखो तो पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर मैं आपको बात बताऊँ 2020 में इन्फ्लेशन क्या था और 2021 में इन्फ्लेशन की रेट क्या था और 2022 में इन्फ्लेशन का रेट क्या था। अगर मैं देखूँ तो ये कंट्रीज़ की लिस्ट है। अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो मैं यहाँ पे अगर यूएस की बात करूँ तो 2020 के एंड में 1.2% इन्फ्लेशन था। तो जिस साल पैसा प्रिंट होता है, उस साल उसका इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि 2020 में पैसा प्रिंट हुआ तो 2020 में आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप फेडरल रिज़र्व ने रेट कट किए, तो उसका इफ़ेक्ट आपको कुछ आने वाले समय में दिखता है, एकदम नहीं दिखता उसका इफ़ेक्ट। तो 2020 में मनी प्रिंटिंग हुई, 2021 के अंदर आपने देखा कि इन्फ्लेशन 6.8% और 2022 के अंदर 7.1%, जो कि ये टोटल 8% तक भी गया था। अगर आप देखो तो ये इंक्रीज़ ऑलमोस्ट हर देश के अंदर देखा गया। अगर आप देखो तो ब्राज़ील के अंदर बढ़ा, इंडिया के अंदर जो है वो 6.9% था, ये 4.9, 5.9, इंडिया के अंदर स्थिति कहीं न कहीं बराबर रही या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं देखी। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखो तो इन्फ्लेशन कई जगहों पे बढ़ा है। अगर आप रशिया के अंदर देखो तो वहाँ 12% है, और भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो तो 0.7% से 6.9%, जर्मनी के अंदर 0.3% से 10%, फ़िनलैंड के अंदर 9%, यूके के अंदर जहाँ पे 1% से कम था, वहाँ पे भी 10% की आपको दर से दिख रहा है। ख़ासकर ये डेवलप्ड नेशंस की कहानी है। अर्जेंटीना में इस टाइम जो इन्फ्लेशन है, ख़ैर 192%, 100%, टर्की 84%, पोलैंड 17%, स्वीडन 11.5%। आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया इन्फ्लेशन। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ, अगर ये लिस्ट को हम ले लें मेजर कंट्रीज़ की, तो 0.7% पे था इन्फ्लेशन 2020 में, जो कि मीडियन जो है, वो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो है, वो 7.2% के आसपास था 2022 में। इससे पता क्या लग रहा है कि हर देश ने कोविड से निपटने के लिए, पैंडेमिक से निपटने के लिए मनी प्रिंटिंग करी। मनी प्रिंटिंग के आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये इतना ज़्यादा मनी को प्रिंट कर दिया कि अब ये चाह रहे हैं सारी कंट्रीज़ कि जो चीनी बॉटल में से निकल चुका है, वो जिन को वापस बॉटल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए फेडरल रिज़र्व जो है अपने रेट हाइक्स को कर रहा है, राइट? अब आपको समझ में आई कि ताकि वो इस जो जिन निकल चुका है, इन्फ्लेशन का जिन बोतल में से जो निकल चुका है, उसको वापस बोतल में डालना है। यही कारण है कि अगर आप देखो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है, राइट? जो वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंक्रीज़ होती हुई नहीं दिख रही है, राइट? अगर आप देखो तो कंपनीज़ के अंदर अगर ग्लोबल जो कंट्रीज़ की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, पोर्चुगल, ये ग्रीन में दिख रहे हैं, ग्रीन में भी, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। अगर आप देखो तो 0%, 0%, सऊदी अरेबिया इज़ क्योंकि ग्रो कर रहा है, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी राइट देयर। इंडोनेशिया ग्रो कर रहा है, फिलीपींस 2% से ग्रो कर रहा है। अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो मेक्सिको, कनाडा, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ये सब लोग डिग्रेड कर रहे हैं, राइट? और ये अगर आप देखो तो रियल जीडीपी 2021 के अंदर अगर 8.9 थी इंडिया की, तो वो वहाँ पे भी प्रेडिक्शन है कि 6.3 जो है वो 2022 के क्वार्टर 3 में आई, जो कि 2.6% है। तो ये अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट में भी 3.8% और बाकी कंट्रीज़ में भी जो रियल जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी के अंदर, राइट? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, राइट? तो इससे क्या पता लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो जो ईटीएफ्स हैं इक्विटी के, राइट? जो इक्विटी के ईटीएफ्स होते हैं, राइट? ईटीएफ्स का जो रिटर्न है पूरी दुनिया में वो इस टाइम नेगेटिव में, क्योंकि आप इस बात को समझो कि अगर इन्फ्लेशन है, राइट? अगर दुनिया में 7% की इन्फ्लेशन है, कई जगहों पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, इससे निपटने के लिए लोग जनरली क्या करते हैं? जनरली वो इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इन्फ्लेशंस को मीट आउट कर सकें, राइट? कोई भी अगर किसी
कोई इन्फ्लेशन को मीट करना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा डालेगा ताकि वो इन्फ्लेशन को मीट आउट कर सके, उसको बीट कर सके। अब वो इक्विटीज़ की तरफ जा रहा है, तो इक्विटीज़ भी कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर आप देखो, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के जहाँ पे ग्रीन में है, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ईटीएफ्स ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, और अगर टर्की ने इतना बड़ रिटर्न दिया है, तो ये रिटर्न नेग्लिजिबल है। आपको 105% का टर्की के अंदर रिटर्न दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो टर्की के अंदर इन्फ्लेशन भी 85% है। अगर वहाँ पे ये 105 का रिटर्न आ रहा है, तो 86% की वहाँ पे इन्फ्लेशन भी है ना। तो नेट नेट में क्या आया? 10-15%, 20%, राइट? तो चिले के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, राइट? अगर ब्राज़ील के अंदर 12.4% का अगर इक्विटी रिटर्न आ रहा है ईटीएफ्स पे, तो ब्राज़ील के अंदर इन्फ्लेशन इज़ आल्सो 5 इन ब्राज़ील के अंदर जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ आल्सो 5.9%, राइट? जो कि 2021 में 10% थी। तो 6% की इन्फ्लेशन भी है। राइट। तो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो ईटीएफ्स का जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी 31/12 तक का ये डेटा है, उसमें कंट्री वाइज अगर हम रिटर्न देखें तो रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव में है, राइट। और ये सारी जर्मनी के अंदर 22% नेगेटिव में है, नेदरलैंड 24% नेगेटिव में है, राइट। सो ये आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि ईटीएफ्स का ये हाल है, तो अगर आप बिटकॉइन के रिटर्न की बात करो, 2010 से 2022 में 1 मिनट को 2010 वो शुरुआती दिन थे, उसमें आप अगर ईयर बाय ईयर अगर आप रिटर्न देखो, तो 2010 में और 2011 का रिटर्न के साल दर साल का रिटर्न देखो कि हर साल बिटकॉइन ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया। 2012 में, 2013 में, 2014 में बेयर मार्केट थी, 2015 में दिया, 2016 में ये है, 2017 में ये है, फिर 2018 में बेयर मार्केट थी, फिर 2019, 2020, 2021, फिर 2022 में आपने बेयर मार्केट देखी, नेगेटिव में रिटर्न देखा। अगर आप 2010 को यहाँ से निकाल दो 1 मिनट को, तो आप एक पैटर्न को देख रहे होंगे, क्योंकि 2009 में बिटकॉइन का पहली बार ट्रांज़ैक्शन हुआ, फिर 2010 में आते-आते बिटकॉइन ने एक अपने आप को मैच्योर, अब उसका थोड़े उसके अंदर इंटरेस्ट जगने लगा था, राइट? तो 2010 को अगर आप एक एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। अगर आप 2011 से देखो, एक पैटर्न देख रहे हो, 3 साल ग्रीन, फिर 1 साल बेयर मार्केट, 3 साल ग्रीन, फिर 1 साल बेयर मार्केट, 3 साल ग्रीन, फिर 1 साल 2022 में बेयर मार्केट। अगर आप इसको यहाँ देखो, इस चार्ट में देखो, तो अगर आप देखो तो 2011, 12, 13 बुल मार्केट, 3 साल ग्रीन, चौथे साल बेयर मार्केट, 3 साल बुल मार्केट, चौथे साल बेयर मार्केट, 3 साल बुल मार्केट, चौथे साल बेयर मार्केट। तो ये एक ट्रेंड है। ये कोई, इसको आप ये समझिए कि ये एक तरीके का ट्रेंड है, कोइंसिडेंस है, आई डोंट नो। बट अगर आप पास्ट की हिस्ट्री में देखो, तो 3 साल ग्रीन, 1 साल रेड, 3 साल बुल मार्केट, 1 साल बेयर मार्केट, और इस साल आपकी बेयर मार्केट करेगी। तो क्या अगले 3 साल बुल मार्केट करेंगे? आई डोंट नो। बट बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न एंड बेस्ड ऑन के हार्विंग के बाद जो देखा गया है कि बिटकॉइन के अंदर फिर से एक एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिखता है, राइट? ये पास्ट ट्रेंड है, बट हम लोग यहाँ प्राइसिंग को फिर चेज नहीं कर रहे। अगेन लगता है हम टेम्प्ट हो जाते हैं, बट यहाँ से पता क्या लग रहा है कि अगर हम देखें कि लंबी अवधि के लिए, अगर आज कोई 2022 में या 2021 में किसी ने बिटकॉइन लिया और 2022 में उसने बेयर मार्केट देखी, उसके लिए ऑब्वियसली पेनफुल है। 70% 80% बिटकॉइन गिर गया यार, ऑब्वियसली पेनफुल है यार, 1 साल के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप लंबे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अगर आप लंबे पर्सपेक्टिव से अगर बिटकॉइन को देख रहे हो, तो बिटकॉइन के अंदर जो है, लंबे समय के अंदर जो है, वो ग्रोथ देखी गई। एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस चार्ट को देखो, राइट? ऐसा नहीं कि कोई पहली बार करेक्शन हुई है। ये अगर आप इस डेटा को देखो, तो पहले भी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन हुई है। कितने दिन? 24 दिन करेक्शन रही साहब। कितनी? 94% 2010 में। 2010 में फिर 72% की करेक्शन देखी। 2011 में 53 दिन तक 50% की करेक्शन थी। 2011 में फिर 162 दिन 94% की करेक्शन थी। फिर 2013 में 76% की करेक्शन थी। 2015 में 85% की करेक्शन थी। ठीक है? और ये 2015 में 410 दिन के लिए थी। आप 2017-18 में देखो, 363 दिन तक 84% की करेक्शन थी। पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि उस करेक्शन के बाद क्या हुआ? उस करेक्शन के बाद क्या वो वापस रिटर्न बनाए उसने अपने
परसेंटेज रिटर्न उसका नया हाई बना? हाँ, बिल्कुल। 2010 में 1600%। ठीक है? और अगर आप देखो रिसेंटली अगर हम बात देखें कि अगर 2363 दिन तक 84% का अगर डिक्लाइन देखा गया, फिर उसके बाद उसने नया अपना रिटर्न बनाया, जो कि 11 2020 में बना, जिसमें 534% का रिटर्न आया, राइट? तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो 2021 में भी 69 डेज के लिए 55% का डिक्लाइन था। उसके बाद 20-10-2021 को 123% का हाई था, राइट? तो इससे ये सब साबित होता है कि कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप प्राइस चेज़ को करते रहोगे तो कब डाउन जाएगा और कितने दिन के लिए जाएगा कोई नहीं जानता। कभी 24 दिन के लिए भी गया है डिक्लाइन, कभी 410 दिन भी गया है, कभी 162 दिन का भी डिक्लाइन है, कभी 363 दिन का भी है। लेकिन एक चीज़ भी कन्फर्म दिख रही है, वो क्या है कि हर डिक्लाइन के बाद उसने एक नया मकाम हासिल किया, एक नया ऊँचाई बनाई, एक नया रिटर्न दिया, एक वापस से बिटकॉइन जो है बाउंस बैक हुआ, राइट? और अगर फिर मैं वापस एसेट क्लास की बात करूं कि अगर हम एक इनसेन पीरियड को पकड़े 2011 से हम 2021 के पीरियड को अगर पकड़े, अभी 2022 का यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है डेटा। 2011 से 2021 के अगर हम अलग अलग एसेट क्लास को अगर हम देखें और अगर हम तीन चार टॉप एसेट क्लास को देख लें, बिटकॉइन को पकड़ लें पहले, तो बिटकॉइन का साल दर साल का ये रिटर्न रहा है। देखा ना, 3 साल ग्रीन, 1 साल रेड, 3 साल ग्रीन, 1 साल रेड, 3 साल ग्रीन, 2022 का हमने नहीं लिया वो कि 1 साल रेड है। अगर मैं देखूं बिटकॉइन का तो 227% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। एनुअलाइज का रिटर्न का मतलब है कि एवरेज रिटर्न जो है बिटकॉइन का, वो हर साल का अगर हम पकड़ें, पिछले 10 साल में हर साल 227% का रिटर्न है। और अगर वही हम यूएस के नैस्डैक टॉप 100 कंपनीज को पकड़ें यूएस की, तो 20% का रिटर्न है। यूएस की लार्ज कैप कंपनीज को पकड़े तो 15% का रिटर्न है। यूएस की स्मॉल कैप कंपनीज को पकड़े तो 12.3% का रिटर्न है, राइट? तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? आप समझ रहे हैं ना? यहां से हमें यह पता लग रहा है कि अगर हम लंबी अवधि के लिए जब देखते हैं, तो हर साल 227% का एवरेज रिटर्न है पिछले 10 सालों का, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको बहुत ही शॉर्ट पर्सपेक्टिव से, एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको 80% का डाउनफॉल भी दिख सकता है, आपको 70% का डाउनफॉल भी दिख सकता है। तो इसमें कोई बिटकॉइन की गलती नहीं है। गलती इसमें यह क्योंकि आप प्राइस को चेस करके एंटर करें। आपने सोचा कि यार बिटकॉइन तो हमेशा ही बढ़ता है, कम तो होगा नहीं। बिटकॉइन कोई रॉकेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी साइंस नहीं है। बिटकॉइन एक एक जेन्युइन डिजिटल कमोडिटी है जिसकी प्राइस सप्लाई अप एंड डाउन होती है। आप कौन सी प्राइस सेगमेंट में एंटर किए हो और किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी किसी को नहीं पता। ये एक डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। क्योंकि एसेट क्लास नहीं है और इसके अंदर अभी मार्केट कैप छोटी है। मार्केट कैप छोटी का मतलब ये कि अगर गोल्ड से कंपेयर करें तो गोल्ड का मार्केट कैप 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी भी 400 या 500 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो बिटकॉइन के मार्केट कैप अभी छोटा है इन कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप लंबी अवधि के लिए अगर एंटर कर रहे हो तो एनुअलाइज रिटर्न 227% का है। बट अगर लेकिन आप किसी स्पेसिफिक साल में एंटर किए हो और आप सोच रहे हो कि ये वो साल है जब मैं लखोपति हो जाऊंगा या मेरी काया पलट हो जाएगी और आपकी आपके साथ बेयर मार्केट में आप चले जाते हो, तो इसमें बिटकॉइन का दोष नहीं है, इसमें आपकी सोच का दोष है। और आप ऐसी एसेट क्लास में एंटर ही मत करिए अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या आपने सीखा नहीं है या आपको यहाँ पे किसी ने जेन्युइनली यहाँ के बेसिस को नहीं समझाया। यहाँ पे कुछ भी आप ट्रेडिंग को प्राइस को चेज करके यूट्यूब के वीडियोस देख के कोई गैम्बलिंग थोड़ी ना है कि आप आओगे और नंबर्स पे लगाओगे और आप जीत जाओगे। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, राइट? जैसे हर एसेट क्लास में आप ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है। सिमिलरली बिटकॉइन के अंदर भी देख रहे हो और बाकी एसेट क्लास से अगर आप देख रहे हो तो इसमें रेड कम है पिछले 10 सालों में। बट जेन्युइनली इसमें रेड रहेगा, रेड का मतलब डिक्लाइन रहेगा। इट्स अ बेयर एंड बुल मार्केट यार, प्राइस का डिमांड और सप्लाई की गेम है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे बदनाम करना छोड़िए कि आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार मेरे को तो, मैं तो मर गया गिर गया। आप अगर किसी की यूट्यूब की वीडियो को देख के एंटर करे हो बिटकॉइन को लेने के लिए तो यार और आपने सोचा मैं 6 महीने में मेरी काया पलट हो जाएगी तो आप जिम्मेदार हो।
और वो यूट्यूब जिसको आप देख के एंटर करो, आप यहाँ पे मिनिमम अगर बिटकॉइन के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आपकी अगर पर्सपेक्टिव 4-5 साल का मिनिमम अगर नहीं है, तो आप इसमें एंटर ही मत करो। ये एसेट क्लास आपके लिए है ही नहीं। फैक्ट है ये, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखो ना, बिटकॉइन के अंदर हो क्या रहा है? के पिछले 2 सालों से जो एक्टिव सप्लाई है ही नहीं, मतलब आप सोचो कि 42% बिटकॉइन पिछले 2 सालों का जो है वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, हिला ही नहीं है, हिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लोग जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, लंबे अवधि के लिए। बाहर लोग समझ रहे हैं, यूएस में और यूरोप में। हमारे यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि समझ नहीं है, राइट? क्योंकि बिटकॉइन को हमने उस तरीके से समझा नहीं, हम इसको गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। बाहर लोग 2 साल से हिला नहीं है उनके वॉलेट से। क्लियर हो गया? 42% बिटकॉइन की जो सप्लाई है, हिली नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। और अगर आप इस ट्रेंड को भी देखो कि जो 1 साल से ज़्यादा जो लोग होल्ड करके बैठे हैं अपने पास, उनकी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जो 1 साल से कम होल्ड कर रहे हैं या ट्रेडिंग जो कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। बाहर ये ट्रेंड है, यहाँ ये ट्रेंड अभी नहीं है। और अगर आप देखो माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी, आप कई बार सोचते होगे, माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखो, जब से उस कंपनी ने बिटकॉइन को बैलेंस शीट में डालना शुरू किया है, और लंबी अवधि के लिए, कितनी लंबी अवधि से देखो, 3 साल हो गए सिर्फ बाई किया जा रहा है और होल्ड कर रहा है, बाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है। उसका खुद की कंपनी के शेयर ने 76% का रिटर्न दिया है, जबकि बिटकॉइन ने 62% का दिया है। S&P 500 ने 19% का दिया है, और नेस्डेक ने, गोल्ड ने, सिल्वर ने, सब नेगेटिव में है। बिग टेक कंपनीज में भी गूगल ने सिर्फ 24%, एप्पल ने 20% और माइक्रोसॉफ्ट ने 15% दिया है। बाकी जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन और फेसबुक ने 48% नेगेटिव में है। सोचो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी सिर्फ बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करके कहां से कहां पहुंच गया। क्लियर हो गया? अगर सिंपल सी बात है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क है, जो कि सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। अगर आप इसकी नंबर ऑफ नोड्स को देखो, तो 1,06,000 नोड्स जो है, जो बिटकॉइन का जो लेजर है, वो 1,06,749 लोगों के पास उसका लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। और वही जो नंबर ऑफ जो नोड्स हैं बाकी, अगर हम देखें जो सेकंड नंबर पे, जिसको आप इथेरियम को कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, उसके 7,325 नोड्स हैं। ऊपर नीचे ये होती रहती हैं। जबकि ये फिगर उठाई है, तब की आप ये देखिए कि डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क है, प्योरली डिसेंट्रलाइज है बिटकॉइन, इसलिए। सो ये इस बात को समझना बहुत जरूरी था कि अ, जो बिटकॉइन है, राइट, उसकी जो समझ है, उसकी समझ को आपको बढ़ाना चाहिए। ये नंबर्स आपने देखे होंगे, नंबर से आपको लगा होगा कि अच्छा, ये रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं कि मत एंटर। आपका अगर पेशेंस नहीं है, देखिए समझ, आपने अगर इसमें वो पैसा लगाया है बिटकॉइन के अंदर जो आपको अगले 6 महीने में चाहिए, गुड़िया की शादी में, बहन की शादी है, भाई की पढ़ाई के पैसे, माँ बाप के खर्चे के पैसे, माँ बाप की बीमारी के पैसे, आपकी इमरजेंसी फंड, आपने स्कूल के पैसे, फीस के पैसे, लोन लगा के पैसे, ऐसे पैसे लेके बिटकॉइन में एंटर मत करना, बर्बाद हो जाओगे। लिख लो, अगर लिख सकते हो लिख लेना, साइन कर देता हूं मैं। बिटकॉइन एक ऐसी एसेट क्लास है जो इवॉल्विंग है, जो नई है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, क्योंकि अभी मार्केट कैप छोटा है, लोग कम है। एक जेन्युइन एसेट क्लास है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। प्राइस को चेस करोगे कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, वो 6 महीने में नहीं बदलने वाली। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर आप एक्सपोजर ले सकते हो उतने पैसे से, जिस पैसे से आप खो दो अगर, तो आपको कोई आपके लाइफस्टाइल पे फर्क ना पड़े। वो पैसा जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, वो पैसा कि अगर आपके वो पैसे को कुछ हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो आपकी लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने किसी की देनदारी नहीं है। उतने पैसे से अगर आप इस में के अंदर एक्सपोजर लेते हैं, और वो भी हर अवधि पे, हर अवधि पे छोटा छोटा एक्सपोजर, वो भी अवधि कौन सी, जब वो उसके अंदर डिप दिख रहा है, और लंबी अवधि के लिए,
अगर आप इसमें छोटा-छोटा एक्सपोज़र लेते एक्यूमुलेट कर रहे हो धीरे-धीरे, उस पैसे से जिस पैसे की आपकी कोई देनदारी नहीं है, सारे खर्चे, सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी स्कूल की फीस, सारी ईएमआई, सारी एसआईपीज़, सारी हेल्थ इंश्योरेंस, सारे आपकी जो रेगुलर जो चीज़ें चल रही हैं, उनको करने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं, उसके बाद अगर आप छोटा-छोटा एक्सपोज़र इसके अंदर लेंगे और लंबी अवधि के लिए लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। ट्रेडिंग के माइंडसेट से निकलिए। आपको ज्यादातर जो कंटेंट है, आपको यूट्यूब वगैरह पे वो ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रेडिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रेडिंग कोई बुरी चीज नहीं है, सीखिए। लेकिन अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके ये अटेम्प्ट करने जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद एक बड़ा वर्ड लगता होगा आपको, डराने वाला वर्ड लगता होगा। मुझे और कुछ समझ नहीं आता यार। जो फैक्ट है, मैं वही शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर एक बब्बर शेर को रिंग के अंदर आप कंट्रोल करने जाओगे एक हंटर के थ्रू, तो क्या होगा? शेर आपको खा जाएगा। ठीक है ना? कैसा लगा कंटेंट यार? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा कंटेंट। इस कंटेंट को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या बत्ती जली? क्या आपको आज नई दिशा दिखी? क्या नई राह दिखी? क्या आपको आज ये पता लगा कि हाँ यार, मैं गलतियां कहाँ कर रहा था? ज़रूर शेयर करिएगा अपना कमेंट, अपनी राय, क्योंकि आपके कमेंट देख के मेरे को और ज़्यादा ऐसे एजुकेशन से भरे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने लोगों से, अपने भाई-बहनों से ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को देखने के लिए जो लोग क्रिप्टो में आना चाह रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर से मैं लास्ट में जाते-जाते कहना चाहता हूँ, ये किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सिर्फ़ आपको एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, एक दिशा दिखाने के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो देख के आपको ये नहीं बताया जा रहा कि ये राइट प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस है। सिर्फ़ एक आपको बेसिस, एक नंबर्स के बेसिस पे कुछ तथ्य दिखाए जा रहे हैं। यही इस वीडियो को बनाने की इंटेंशन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।